क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया का नक्शा जैसा हम सब उसे देखते और समझते हैं वो असल में गुमराह करने वाला है। कि सत्ता की, पावर की असली कहानी देशों और उनकी सरहदों में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपी हुई है। जब हम दुनिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह का नक्शा आता है ना? वही जाना पहचाना नक्शा जो स्कूलों में, ऑफिसों की दीवारों पर हमेशा टंगा रहता है। इस नक्शे पर हमें अलग अलग रंगों वाले देश दिखते हैं जिन्हें साफ सुथरी लकीरों यानी उनकी सीमाओं ने एक दूसरे से अलग कर रखा है। और हमें यही सिखाया गया है कि दुनिया की ताकत का खेल इन्हीं सरहदों के अंदर और इन्हीं झंडों के नीचे खेला जाता है। पर क्या ये पूरा सच है? अगर हम इस सतह के थोड़ा सा नीचे झांक कर देखें तो एक बिल्कुल ही अलग नक्शा दिखाई देने लगता है। एक ऐसा नक्शा जो स्याही से नहीं बल्कि व्यापार, कर्ज और कंट्रोल की अदृश्य इनविजिबल लाइन से बना है। और यही छिपा हुआ नक्शा असल में दुनिया को चला रहा है। तो फिर ताकत का ये असली नक्शा आखिर है क्या? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हमें सीधे दुनिया के बंदरगाहों यानी पोर्ट्स तक ले जाएगा। तो चलिए इस असली नक्शे को समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आज के दौर में ये पोर्ट्स, ये बंदरगाह युद्धपोतों और मिसाइलों से भी ज्यादा ताकतवर आखिर क्यों हो गए हैं। एक पल के लिए सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल और हमारी प्लेट में रखा खाना, ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? असल में दुनिया का 90% से भी ज्यादा व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। खाना, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार, दवाइयाँ, सब कुछ। और ये सारा सामान पोर्ट से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, जिसका कंट्रोल बंदरगाहों पर है उसका कंट्रोल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर है। और देखिए, इतिहास भी यही बताता है। बंदरगाह सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं होते, वे असल में साम्राज्य की नींव होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की असली ताकत उसकी नौसेना और दुनिया भर में फैले उसके बंदरगाहों में थी। अमेरिकी दबदबा भी तो इसी मॉडल पर बना है। और अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, लेकिन एक नए खिलाड़ी के साथ। और वो नया खिलाड़ी है चीन। लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो तोपों से नहीं बल्कि कर्ज और कॉन्ट्रैक्ट से एक नया साम्राज्य बना रहा है। और इसी को डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल वाली रणनीति कहा जाता है। तो ये पोर्ट ट्रैप या बंदरगाह का जाल आखिर है क्या? सीधी भाषा में यह एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत चीन विकासशील देशों को बंदरगाह जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम कर्ज देता है। ये कर्ज अक्सर इतने बड़े होते हैं और ऐसी शर्तों पर दिए जाते हैं कि उन्हें चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जाल बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार है। 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, किसी विकासशील देश को बंदरगाह बनाने के लिए इतना बड़ा कर्ज दो कि वो उसे लौटा ही ना सके। दूसरा, बस इंतजार करो। और तीसरा, जैसे ही वो देश दिवालिया हो, कर्ज के बदले में उस बंदरगाह पर दशकों, यहां तक कि सदियों तक के लिए कब्जा कर लो, बिना एक भी गोली चलाए। एक कीमती स्ट्रेटेजिक एसेट आपका हो गया। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये रणनीति असल में जमीन पर कैसे काम करती है। श्रीलंका से लेकर ग्रीस तक इसके उदाहरण पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 99 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये लगभग एक पूरी सदी है। यही कीमत श्रीलंका को चुकानी पड़ी। जब वो चीन का अरबों डॉलर का कर्ज नहीं चुका सका तो उसे अपना सबसे जरूरी हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। आज भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चीनी कंट्रोल वाला बंदरगाह मौजूद है। या फिर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ही देख लीजिए। कागज पर तो ये एक कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन नक्शे पर इसकी लोकेशन देखिए। ये भारत के पश्चिमी तट और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों के ठीक बगल में है। ये एक ऐसा पोर्ट है जिसका इस्तेमाल चीनी नौसेना अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए बड़ी आसानी से कर सकती है। तो इसमें एक छिपा हुआ मिलिट्री एंगल भी है। और ये कहानी सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। चीन ने यूरोप के गेटवे माने जाने वाले ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह पीरियस को भी खरीद लिया है। यानी अब चीन ये कंट्रोल करता है कि उसका सामान यूरोप के बाजार में कैसे और कब दाखिल होगा। ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए उदाहरण नहीं है। दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा पोर्ट्स ऐसे हैं जहां चीन का या तो कंट्रोल है या फिर बड़ी हिस्सेदारी है। ये एक सोची समझी ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, कोई इत्तेफाक नहीं। अफ्रीका में केन्या और जिबूती से लेकर दक्षिण अमेरिका में पेरू और ब्राजील तक, और यहां तक कि यूरोप के दिल में बसे इटली तक, ये एक ऐसा ग्लोबल जाल है जिसे बड़ी खामोशी और चतुराई से दुनिया के हर जरूरी कोने में बुना जा रहा है।
और इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल असर पड़ता है भारत पर, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला है क्या? ये एक थ्योरी है जो बताती है कि कैसे चीन भारत के पड़ोस में, यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, इन सब देशों में पोर्ट्स की एक पूरी चेन, एक पूरी श्रृंखला बना रहा है। नक्शे पर देखें तो ये पोर्ट्स एक माला की तरह लगते हैं जो भारत को घेर रही है और उसकी रणनीतिक पहुंच को कम कर सकती है। चलिए, अब इस सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। इस पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का असली मकसद क्या है? ये है बिना युद्ध की जीत, और शायद यही टकराव का भविष्य है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इतनी बड़ी और इतनी महंगी रणनीति का आखिरी मकसद क्या है? इसका जवाब भविष्य की लड़ाइयों के तरीके में छिपा है। अगला बड़ा युद्ध शायद टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि कंटेनर जहाज़ों और सप्लाई चेन से लड़ा जाएगा। सोचिए, अगर कोई दुश्मन आपके देश में आने वाले तेल, भोजन और ज़रूरी सामान को ही रोक दे, तो क्या होगा? बंदरगाहों पर कंट्रोल करके चीन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है, और वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे। और यही हमें साम्राज्य बनाने का बदलता हुआ तरीका दिखता है। पुराने साम्राज्य जैसे ब्रिटिश या अमेरिकन, वो तो तोपों और सैनिकों के दम पर बनाए गए थे, लेकिन चीन का ये नया खामोश साम्राज्य चेकबुक और कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर बनाया जा रहा है। ये 21वीं सदी का एक नया तरह का उपनिवेशवाद है जो बिना खून खराबे के सिर्फ कर्ज के जाल से देशों को अपना बना रहा है। तो अंत में सार यही है, शायद चीन दुनिया पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो बस इसे खरीदना चाहता है। और इस खेल का पहला और आखिरी नियम सीधा है, जब आप बंदरगाहों के मालिक होते हैं तो आप हर उस चीज़ के मालिक होते हैं जो दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाती